a limited company which had a paid up capital of rupees 10 lakh and a loss of rupees 11 lakh 15,000 standing in its balance sheet went into voluntary winding up on 31st March 2016. ठीक है, तो वाइंडिंग अप की डेट क्या है? फिफ्थ है आपके, आपके सिक्स होगा शायद। लिक्विडेशन डेट क्या है? लिक्विडेशन डेट 31st March 2016. The following are the particulars of assets and liabilities. Machinery stock debtors realized at their book value 7,90,000. फिर कैश 10,000, तो आपको रियलाइज अमाउंट दे दी। फिर क्रेडिटर्स 4 लाख के, 6% डिबेंचर कैरिंग अ फ्लोटिंग चार्ज 5 लाख, इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन फॉर 6 मंथ। तो देखो, आपको इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ देखना, ध्यान से समझना। देखो, वाइंडिंग अप दे रखा है 31st March 16, वाइंडिंग अप लिक्विडेशन कब दे रखी है? 31st March 16, एंड एसेट्स ऑन एंड लाइबिलिटीज ऑन दैट डे, और उस दिन की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दे रखी है। आपको वाइंडिंग अप की डेट दे रखी है और उसी दिन की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन है। तो ये लास्ट में जो दे रखा है देखो, 6% डिबेंचर कैरिंग ए फ्लोटिंग चार्ज 5 लाख, इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन फॉर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट कितने टाइम बाकी चल रहा है? 6 महीने का। लेकिन बात ध्यान से सुनना, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, वो ऑन दैट डे, मतलब सारी 31 मार्च 2016 तक की दे रखी है। तो इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन फॉर 6 मंथ्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो है मतलब 31 मार्च 2016 तक, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन 31 मार्च तक की दे रखी ना। तो 31 मार्च की इंफॉर्मेशन दे रखी है और वो बोल रहा है 31 मार्च 2016 के दिन डिबेंचर्स पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगती है। मतलब 31 मार्च 2016 के बाद अगर वो और लेट पेमेंट करते हो तो उतना ही आपके डिले या जो एक्रूड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो, डिबेंचर वर पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग। जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है वो वाइंडिंग अप की डेट पर हमने पे कर दिया। जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है वो वाइंडिंग अप की डेट पर, मतलब 31 मार्च पे कर दिया। ठीक है, ऑन 30th September 16, a first and final dividend was paid to creditors. फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है फाइनल पेमेंट। और कुछ नहीं। ठीक है, क्रेडिटर्स और ₹25,000 वर प्रिफरेंशियल। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 25,000 रुपए के हैं, जो कौन है? बिल्कुल प्रिफरेंशियल है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹1,400। लिक्विडेशन की कॉस्ट कितनी है? 1,400 रुपए। आगे मेन चीज, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गई है। ये क्या हो गया आपके? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आगे, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू 3% ऑफ द अमाउंट रियलाइज। जो भी रियलाइज अमाउंट उसमें कितना देना है? 3%। एंड 2% of the amount distributed to unsecured creditors excluding preferential creditors। केवल और केवल अनसिक्योर्ड पे देना है, प्रिफरेंशियल पे नहीं देना है, बाय वे ऑफ रेमुनेशन। तो रेमुनेशन कितना है? 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखता है।
तो देखो पहले क्या बनेगा, वर्किंग नोट। तो सबसे पहले रियलाइज अमाउंट, ठीक है। तो रियलाइज अमाउंट क्या थी देखो, रियलाइज अमाउंट क्या थी, मशीन स्टॉक डेटर से 790 और कैश 10,000, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहला पेमेंट किसका होगा, लीगल एक्सपेंसेस। मैंने पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, कहीं भी लीगल एक्सपेंसेस नहीं थे। मैंने पूरा क्वेश्चन अच्छे रीड आउट कर लिया, पर कहीं पे भी क्या होता है इसको, लीगल एक्सपेंसेस तो नहीं है। फिर सेकंड पेमेंट होता है रेम्यूनरेशन का। तो रेम्यूनरेशन कितना देना है, तो भाई रेम्यूनरेशन देना है 3% ऑन रियलाइज अमाउंट। तो मुझे पता है रियलाइज अमाउंट कितनी है, उस पर आराम से 3% रेम्यूनरेशन दे दूंगा। 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये 2% मैं तब दे पाऊंगा जब मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा। जब तक मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करता तब तक मुझे 2% का पता नहीं होगा, ठीक है। तो रियलाइज अमाउंट है 2 लाख 8 लाख। सबसे पहले पे करते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन रियलाइज अमाउंट मतलब 8 लाख पे कितना देना है, 3%। तो बच गया आपके पास में 7,76,000। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये रहा। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 1400, 7,74,600। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद में प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखे थे। ये देखो creditors for rupees 25,000 are so were preferential। तो ये मिलेगा आपके 7,49,600, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद में डिबेंचर विद इंटरेस्ट। तो देखो 6% डिबेंचर 5 लाख और इंटरेस्ट कितना बाकी चल रहा है 6 महीने। तो प्लस 6% डिबेंचर 5 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख का 6%, 6 महीने का 15,000, 2,34,600। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल क्या रहा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो देखो टोटल क्रेडिटर्स 4 लाख के, ठीक है। उसमें से क्रेडिटर्स फॉर 25,000 वर प्रिफरेंशियल। टोटल क्रेडिटर्स है 4 लाख, उसमें से 25,000 के प्रिफरेंशियल है। तो अनसिक्योर्ड कितने रह गए, बचे हुए 3, बचे हुए
375। आपके पास बचे कितना पेमेंट? केवल 2,34,000। अब अगर आपके पास सफिशिएंट पेमेंट होता, सोचो, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं ये एक बार प्लेजिंग करूँ, मेरे पास 4,34,600 है। कितना है मेरे पास? कितना पेमेंट पड़ा है? 4 लाख। मैंने यहाँ इसको हटाया, मैंने बोला 4,34,600 पेमेंट। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं? 375। तो इसमें से इसका आराम से पेमेंट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 375 और रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कितना? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो भी पेमेंट करोगे उसका 2%, मतलब लगभग 7,500। दोनों का पेमेंट आराम से हो जाता, कोई टेंशन थी नहीं। लेकिन अब सोचो, मेरे पास अवेलेबल तो 234 ही है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना 375, वो तो दे नहीं पाऊंगा। तो मैं अगर ये सारे के सारे 234,600 अनसिक्योर्ड को देता हूँ, तो फिर मैं रेम्युनरेशन की अमाउंट कहाँ से लाऊंगा? बीइंग प्रैक्टिकल बताओ, अब मैं रेम्युनरेशन की अमाउंट कहाँ से लेके आऊँ? होगा कंफ्यूजन। तो इन दैट केस यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? इस अमाउंट को इस तरह से ट्रीट करो कि भाई देखो, ये मान लिया कि मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 100 रुपये दिए। ये बात है ना, हमेशा याद रख लो कि जब भी लास्ट अमाउंट होती है ना, लास्ट अमाउंट, उसमें यही कैलकुलेशन होती है। मैंने मान लिया कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 100 रुपये दिए, रेमुनेशन कितना देना है? 100 का 2%। तो इन दैट केस रेमुनेशन 2 रुपये देना पड़ेगा। मतलब ये जो 2,34,600 रुपये है, वो किसके बराबर है? 102 के बराबर है। ठीक है, तो पहले क्या देंगे? रेम्यूनरेशन। तो भाई 2,34,600 102 के बराबर है, तो 2 के बराबर कितना होगा? 4600। और बाकी किसको दे देंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। और चेक कर लो, 2,30,000 का 2% 4600 आएगा। तो पेमेंट भी प्रॉपर हुआ, रेम्यूनरेशन भी हो गया, सब कुछ सही हुआ। आई बात समझ में सबके? तो अब फाइनली स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में केवल एक बार बनवा रहा हूँ, बाकी आपको हर बार आपको बनाना है, इजी से ही बनता है, कुछ तो खास है नहीं। ठीक है, तो देखो, रिसिप्ट, पेमेंट। ठीक है, तो रिसिप्ट में क्या था? मशीन स्टॉक डेटर से 790 और कैश 10,000। तो मशीन स्टॉक एक्सेट्रा से 790, कैश से 10,000। पर पेमेंट का तो सीक्वेंस फिक्स है ना, आपको उसी सीक्वेंस में पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस है ही नहीं, रेम्यूनेशन देखो, रेम्यूनेशन कितना कितना आया था? नहीं, इतना कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट एंड फाइनल डेट में मतलब 375 से ज्यादा देना ही नहीं है बस। मतलब जितना पैसा बचा सब दिया, बात खत्म, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है ये, आपके पास फाइनल पेमेंट है, अब कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि और मिल जाएगा आपको ऐसे। तो देखो,
रेम्यूनरेशन 24,001 और 4601। टोटल रेम्यूनरेशन कितना दिया हमने? 24,000 प्लस 4600। फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस जो 1400 थे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 25,000। डिबेंचर विथ इंटरेस्ट 5,15,000 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,30,000 और दोनों साइड पे क्या जाएगी। मतलब स्टेटमेंट तो फिक्स रहने वाला है, स्टेटमेंट में कुछ होगा नहीं। सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में जाती है तो स्टेटमेंट में कुछ होगा नहीं फालतू। ठीक है, आया सबके समझ में? यस और नो? अगला क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा इसको फास्ट देखना, एक्चुअली क्या टाइम है हमारे साथ केवल 7 मिनट का। तो एक्स लिमिटेड went into voluntary liquidation up on 1st April 2006। तो डेट ऑफ लिक्विडेशन क्या दे रखी है आपको? आपको लिक्विडेशन की डेट दे रखी है 1 अप्रैल। ये बहुत मैटर करती है कभी भी क्वेश्चन में। आपको दे रखी है द फॉलोइंग पोजीशन। आपको पोजीशन दे रखी है कब की? 31 मार्च 2016 की। मतलब जो भी आपको डेटा दे रखा है वो सारा डेटा दे रखा है 31 मार्च 2016 तक का। फिर आपको दे के रखा है कैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट ₹10 लाख। कैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट 10 लाख से रियलाइज अमाउंट दे दी। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन दैट दे दिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अब देखना इसको ध्यान से समझना। इंक्लूडिंग सैलरी एंड वेजेस ऑफ ₹12,000 फॉर 1 month immediately preceding to the date of commencement of winding up। मैंने आपको लिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स करके पॉइंट लिखवाया था। उसमें लिखवाया था outstanding salary and wages for last 4 months of workers excluding director but maximum of ₹20,000 per employee। आई बात समझ में? मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस फॉर लास्ट मंथ, या मैं ये बोलूं अप टू 4 मंथ, वो क्या होती है? वो क्या होती है? प्रेफरेंशियल। तो 4 महीने तक की प्रेफरेंशियल होती है। तो यहाँ पे कितने महीने की दे रखी है? यहाँ पे दे रखी है आपको 1 month immediately preceding the date of commencement of winding up। लिक्विडेशन से पहले के 4, लिक्विडेशन के पहले के 4 महीने तक की सैलरी एंड वेजेस वो क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल। तो यहाँ पे 1 महीने की दे रखी है तो प्रेफरेंशियल। जैसे अप टू 4 मंथ्स, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 4 महीने तक तो प्रेफरेंशियल है। और अगर 4 से भी ज्यादा है, अगर किसे 4 से भी ज्यादा है तो उसको अनसिक्योर्ड में डाल दिए जाएंगे। जैसे 6 महीने, तो 6 महीने तो 4 तक तो प्रेफरेंशियल और बचे हुए 2 अनसिक्योर्ड। 10 महीने है तो 4 प्रेफरेंशियल, 6 अनसिक्योर्ड। आई आई बात समझ में? तो ये 12,000 क्या हो गए? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ये 12,000 क्या हो गए? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1,36,000। 10,006% preference shares of ₹30 each। डिविडेंड पेड अप टू 31 मार्च 15। आपने 31 मार्च 15 तक का डिविडेंड दिया है और लिक्विडेशन कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2016, मतलब 1 साल का डिविडेंड बाकी है। ओके,
20,000 equity shares of ₹10 each, ₹9 per share called up and paid up ₹1,80,000। ठीक है। जनरल रिजर्व दे रखा 2,40,000। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L दे रखा है, तो मतलब ही नहीं इनका। फिर under the article of the company, the preference shareholder have the right to receive 1/3 of the surplus remaining after repaying equity share capital। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट करने के बाद अगर कोई पैसा बच जाता है तो 1/3 तो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर को और बचा हुआ 2/3 मिलेगा इक्विटी शेयर को। Prepare liquidator's final statement. Liquidator is entitled to remuneration at the rate of 3% on realized amount of assets and 2% on distribution to shareholder। चलो थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले लेते हैं रियलाइज अमाउंट। तो रियलाइज अमाउंट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखी है, कैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट 10 लाख। तो ये क्या हो गए आपके अवेलेबल। सबसे पहले आएंगे लीगल एक्सपेंसेस, वो तो है नहीं। फिर रेम्यूनरेशन जो आप दे रख सकते हो, तो रेम्यूनरेशन कितना दे सकते थे हम लोग, रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं 3% ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। ये 2% तो हम तब देंगे जब आप शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे। शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करा पता है क्या आपको? नहीं, तो ये तो नहीं दे सकते। अभी क्या दे सकते हैं, एसेट रियलाइजेशन का 3%। तो 10 लाख की एसेट रियलाइजेशन, उसका 3% 30,000। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 18,000 दिए हुए थे। फिर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में था आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ, 1 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी, 12,000 थी वो। फिर डिबेंचर विद इंटरेस्ट, क्वेश्चन में है ही नहीं, मैंने पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया, क्वेश्चन में डिबेंचर विद इंटरेस्ट नहीं थे। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो टोटल क्रेडिटर्स 136 के थे, उसमें से 12,000 रुपए के प्रिफरेंशियल निकल गए, बचे 8,16,000। ये सारे शेयर होल्डर को देना है। पर अगर मैं 8,16,000 शेयर होल्डर को दे दूंगा तो रेम्यूनरेशन कहां से लाऊंगा? तो वही ट्रिक कि भाई शेयर होल्डर को दिए 100, तो रेम्यूनरेशन कितना हो गया 2। तो पहले रेम्यूनरेशन 8,16,000 किसके बराबर हो गया, 102 के बराबर। तो 2 के बराबर कितना होगा, बचे 8 लाख। तो पहले निकाल देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10,000, 6% प्रेफरेंस शेयर 3 लाख के, और 1 साल का डिविडेंड बाकी है। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल